नमस्कार दोस्तों, आपके सिलेबस के अंदर जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा करके एक टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आगे छोटे मोटे चीज़ें हो रही हैं, गुणनखंड के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर ये पूरा आपका जो नंबर सिस्टम है ये पूरा हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इसके नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल गांधी नॉलेज बैंक जो अपना चैनल है इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर करीबन 2500 से ऊपर ही स्टूडेंट हैं, तो लगभग 3000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो आप भी जुड़ जाएं अगर आप नहीं जुड़े हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है यूक्लिड, बिल्कुल सरल है, क्वेश्चन इसमें से निश्चित बनने की संभावना है। यूक्लिड विभाजन कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, प्रमेयिका, या फिर आप इंग्लिश के अंदर कह देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए क्या होती है, विभाजन से नाम स्पष्ट है, यानी भाग से संबंधित आपकी होगी। तो कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपके पास संख्या है कोई, ठीक है, कुछ चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं 11 और हमने 3 का इसके अंदर भाग दिया, ठीक है, ये तो सबको आता है भाग देना, सिंपल सी बात है। 3 दिए 9 और यहाँ बचा 2, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी संख्या क्या है। अब यहाँ पर ये संख्या क्या होगी आपकी, भाज्य। ये संख्या क्या है आपकी, जो रिजल्ट आएगा भागफल। ये आपका शेषफल, और ये क्या है, भाजक। इनके बारे में तो आप जानते हैं ना, ये चीज़ें तो आप सब जानते हैं। ये भाज्य होगा, ये भागफल है, ये आपका भाजक है जिसका हम भाग दे रहे हैं, भाजक। और ये जो बचेगा शेषफल, और जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो आपका भागफल, फल के रूप में, और भाज्य जिसमें आप भाग दे रहे हैं। एक चीज़ आप और भी जानते हैं कि ये जो आपका शेषफल है, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें यही पूछ जाएंगे एग्जाम के अंदर, और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता इससे। जो ये शेषफल है क्या कभी इस भाजक से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। शेषफल शून्य हो सकता है, शेषफल शून्य, या फिर भाजक से छोटा होगा। क्यों होगा रे? देखो ये अगर ये 3 ही हो जाता, इसके बराबर ही हो जाता, तो आप नहीं कह देते भाग दिया जाता। तो यानी आप कह सकते हैं ये आप बस यही है, ये चीज़ें पढ़ी हैं। और इसके लिए एक आपने प्राचीन समय में पुराने समय में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाज्य बराबर क्या होता है, जो आपका, देखिए अब आप वापस ये संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पूरा अगर आप ये भाजक की भागफल के साथ गुणा कराएं, 3 3 9 और वापस ये 2 रिमाइंडर जोड़ दें, तो वापस आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही क्या है, आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। एक मिनट रुको, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है। अब देखो इसी का जो ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, इसी का जो नया नाम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। अब इसे कैसे, इसकी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज यही है, यानी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई आपको अच्छे से, कोई बात नहीं, और भी समझ में आएगी। यदि a कोई आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, a कोई आपके पास धनात्मक पूर्णांक, इसको को अन्य b धनात्मक पूर्णांक से
धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर, पूर्णांक से विभाजित किया जाए तो Q भागफल तथा R शेषफल बचता है। क्या हो जाएगा मैथमेटिक फॉर्म, A को भाग देना है तो A बराबर क्या हो जाएगा, Q तो भागफल और B आपका क्या है, आप इसका भाग दे रहे हैं तो क्या A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस का R, और यही आपका क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और यहां पर जो R बताइए मुझे, R क्या हो सकता है, R का मान या तो 0 के बराबर होगा, R का मान 0 के बराबर होगा। देखो ये बात सही है ना, 0 या 0 से तो बड़ा होगा, और 3 यानी सॉरी 3 नहीं, और जो ये आपके पास B है उससे क्या होगा, छोटा होगा, B के बराबर नहीं आएगा, B के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए आप जिसका भाग दे रहे हैं उसके बराबर ही शेषफल आ जाएगा, तो उसका तो ऑटोमेटिक एक बार भाग चला जाएगा, तो वह बराबर हो ही नहीं सकता। तो यानी ये रिमाइंडर ये कई बार पूछ लिया जाता है, क्या होता है जो शेषफल है आपका R, वो 0 या 0 से तो बड़ा होगा, हमेशा सही बात है, 0 हो सकता है उससे बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, जो आपको B दे रखा है, जो आपका आप कह सकते हैं जो आपका भाजक है उससे हमेशा छोटा होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बस ये इतनी है, सिंपल सी है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो इसके अनुप्रयोग कह सकते हैं आप, सिंपल सी बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप दो संख्याओं के मध्य HCF ज्ञात कर सकते हैं, सीधी सी बात। और देखिए इस पर प्रयोग करके आप HCF ही ज्ञात कर सकते हैं भागफल विधि का। अनुप्रयोग क्या कर सकते हैं, इससे दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जा सकता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जा सकता है। कैसे करना है, देखो सिंपल सी बात है, HCF भाग विधि से आप हमेशा ही निकालते हैं, वही है। देखो 125 में अगर मैं 45 का भाग दे देता हूँ, निकालते हैं, देखो HCF ज्ञात करेंगे तो 45 दुए कितने होते हैं, 90। अब देखो इसके अंदर कितने बचेंगे, 35। अब 35 का वापिस आप किसके अंदर, 45 के अंदर भाग दोगे, निकालने आते हैं ना, 35 से कम 35 बच गया, नीचे आपका बच गया 10, 10 में आप फिर 35 का भाग दोगे तो कितने का जाएगा, देखो 3 बार 30 आ गया, 5 आ गया। अब 5 में 10 का फिर भाग दोगे, 2 बार 10, तो ये जो लास्ट में बचता है 5 ये बचा है, यही आपका क्या होता है, HCF। जो लास्ट में आपका भाजक बचता है, लास्ट में अंत में जो भाजक बचेगा वही आपका HCF होता है, आपको पता है। यानी अंत में जो भाजक बचता है, अंत में जो भाजक रहता है, देखो ये भाजक आपका रहा है, वही HCF होगा। ठीक है, अंत में जो आपका भाजक बचेगा वही क्या है, HCF होगा। ठीक है, समझ गया, आगे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे दो धनात्मक पूर्णांकों का आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा सुन लो, HCF देखो सिंपल है, भाग विधि द्वारा आप HCF ज्ञात करते हैं और भाग निकालेंगे, और जो लास्ट में आपका देखो यहाँ पर नीचे तक दिख नहीं रहा है क्या, लास्ट में 5 बचा है, यहाँ पर जो 5 बचा है वही आपका क्या होगा, वही क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, लिख लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। देखिए एक दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के अंदर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं
तो आपसे भी पूछ सकता है। ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम। इसके बाद जो आपका रेखाखंड वाला संबंधित है, कोण से संबंधित क्वेश्चन, त्रिभुज से संबंधित चतुर्भुज, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये अब आपका थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक को निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है, को निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है। निम्न में से किस रूप में लिखा जाता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, नंबर 2 ऑप्शन है, नंबर 3 ऑप्शन है। देखो, नंबर 1 की 4q ऐसा लिखा जाए, 4q + 1 लिखा जाए, 4q + 3 लिखा जाए। दूसरा ऑप्शन है 4q + 1 रखा जाए, 4q + का 3 रखा जाए। 4 है, ये u नहीं है भाई। आगे है कि 4q + का 2 रखा जाए और 4q + का 4 रखा जाए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं मान लेता हूं। देखिए यहां पर यहीं से हमें मानना है और उससे जो आपके पास विभाजन प्रमेयिका है उसी से आपको करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उसी से बताना है कि कौन सा क्वेश्चन। देखिए क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी आपको धनात्मक विषम पूर्णांक आपके पास आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। और वो कैसे आ सकते हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक देगा। तो यहाँ देखिए, ये विभाजन प्रमेयिका से चीजें बन रही है ना, BQ आप करते हैं, BQ + R, इस रूप में फॉर्म बन रही है। तो यानी आप सब में देख सकते हैं B बराबर आपके पास क्या है, 4 है, और A आप A मान लीजिए। ठीक है, अब A का B के अंदर भाग देंगे तो A बराबर आपके पास 4Q + का कुछ R बचेगा। ठीक है, R शेषफल बचेगा। ठीक है, अब वहीं से निकालते हैं कि किस किस से आपके पास विषम संख्या बन सकती है। तो पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी। देखो, 4 से कोई संख्या गुना हो रही है, किसी के साथ कर लो, 4 को 3 विषम के साथ कर लो, सम के साथ कर लो, वापिस संख्या आपको क्या प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो यानी यहां से सम संख्या ही आपको मिलेगी। ये क्या है आपके पास, सम संख्या, और ये R है। R क्या है बताओ, शाबाश। R आपका क्या है, शेषफल। और R का मान क्या हो सकता है, देखो R का मान मैंने आपको कहा 0 या 0 से बड़ा होगा, और जो आपके पास B का मान है उससे छोटा होगा। B का मान क्या है, 4। अब 4 से ये मान छोटा रहेगा, यानी R का मान है वो 0 या 0 से तो बड़ा और 4 से छोटा, यानी 4 मान नहीं हो सकता 4 से छोटा। यानी मान कौन कौन से आएंगे, R बराबर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यानी प्रत्येक पर हम चेक करेंगे कि यहां पर इन 4, देखो ये तो सम संख्या है, अगर इसके अंदर हम विषम संख्या जोड़ देंगे, कोई भी संख्या जोड़ दें तो आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त आपको यही करना है कि विषम संख्या कौन सी प्राप्त हो सकती है। अब सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगी, तो सम वाली नहीं लेनी है। अब देखो, अगर मैं R बराबर 0 जोड़ता हूं, R बराबर मैं 0 जोड़ूंगा, देखो R बराबर 0 जोड़ा तो वापिस 4Q बचा, सम संख्या बनेगी, नहीं लेना। R बराबर 1 जोड़ूंगा, R बराबर 1 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 4Q + का 1, ये क्या है, विषम संख्या, तो ये आपकी राइट हो जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरी 2 रखूंगा, R बराबर 2, तो भी आपको क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, नहीं लेनी। R बराबर 3 लूंगा तो आपको क्या मिलेगी, विषम संख्या, 4Q + 3, तो ये 3 विषम संख्या मिल गई ना। अब देखो यहाँ पर 2 आपको विषम संख्या मिल गई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये देखो ये वाला हो जाएगा। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये सम संख्या है, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सम संख्या है। वैसे भी आप देख सकते हैं, यानी जैसे सम संख्या, अब देखो सम संख्या वाला थोड़ी ना होगा, यहाँ तो सम संख्या बनेगी, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं 4Q सम रहेगा, ये सम संख्या, ये नहीं हो सकता। 4Q देखो सीधा 4Q सम ही है, वैसे भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं और ऐसे करके भी आप देख सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की चूंचप आपके नहीं रहे। ठीक है, आप आराम से कर पाए। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई।
ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन, या क्वेश्चन के ये क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है? निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है? तो नंबर 1 3m, दूसरा है 3m प्लस का 2, दूसरा ऑप्शन आपके पास 3m प्लस का 1, तीसरा ऑप्शन है 3m प्लस का 1, 3m प्लस का 2। ठीक है, यानी वर्ग के रूप में चीज़ें आपको देखनी है कि कौन सी आपकी वर्ग के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, देखो यहां पर आप देख सकते हैं b बराबर कितना होगा 3, b बराबर 3 है तो a बराबर आपके पास 3q प्लस का r का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा और कोई और हो नहीं सकता। सभी पर चेक करते हैं, देखो कौन सा वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले r बराबर 0 पर मैं निकालता हूं, r बराबर 0 पर a बराबर क्या आ गया आपके पास? देखो 3q। अब वर्ग निकालना है, वर्ग ज्ञात करना है तो स्क्वायर करो, a स्क्वायर दोनों पक्षों की स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया 9। देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं ना। अब देखो 3 के रूप में आपको निकालना है कि कौन सा वर्ग बनेगा, तो यहां पे इसको आप m मान लीजिए, तो m मानेंगे तो 3m आपके पास प्राप्त हो गया। तो एक तो आपके पास 3m हो गया। दूसरा देखो r बराबर अगर मैं 1 लेता हूं, r बराबर 1 लेता हूं, अब देखो यहां पर r बराबर 1 मैं यहां रखूंगा तो a बराबर 3q प्लस का 1 आपके पास आ गया। अब करना क्या है, देखो क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे a स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ गया 9q स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ यहीं लिख सकते हैं प्लस का 3 2 6q और प्लस का 1। ठीक है, यहां से आप देखो बाहर क्या निकाल सकते हैं, 3 आप बाहर निकाल सकते हैं, 3 यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। देखो 3 यहां से आप कॉमन लेंगे, आपके पास 3 कॉमन, देखो क्योंकि 3 अंक के रूप में बनाने हैं ना, तो 3 लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1, यहां पर ऐसा कैसा है ये। अब देखो इसको हम मान लेते हैं, मान लेंगे तो वापस 3m प्लस का 1, ये आपके पास प्राप्त हो गया। तो एक रिजल्ट और आ गया। अब एक लास्ट और चेक करते हैं, r बराबर 2 पर, तो वही a बराबर 3q प्लस का 2। अब इसका स्क्वायर करना है, देखो यहां भी इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो देखो 9q स्क्वायर प्लस का 3 2 6 6 2 12 12q प्लस का 4। अब देखो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं 3 प्लस का 1। अब यहां से 3 कॉमन आ रहा है सब में, तो 3 आप कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 1 प्लस का 1। अब इसको हम मान लीजिए, तो इसको हम मानेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा 3m प्लस का 1। अब देखो हर बार यही आपके लिए आता रहेगा 3m प्लस 1 3m प्लस 1 3m। देखो यही आए हैं ना, वर्ग करते हैं तो ये आपके पास यही प्राप्त हुए हैं, और यही आपको देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये रहा दूसरे वाला, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत नीचे नहीं दिखा तो ये देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंकगणित का मूल प्रमेय। अंकगणित का मूल प्रमेय बिल्कुल सरल है भाई, देखो कैसे करते हैं। अंकगणित का मूल प्रमेय,
अंकगणित का मूल प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। बिल्कुल सिंपल है भाई, देखो कैसे करते हैं, एक मिनट। ठीक है, सही दिख रहा है ना। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, सीधी सी बात है, अंक गणित का मूल प्रमेय का मतलब है कि कोई भी आपके पास संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है, वो यानी दो अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त की जा सकती है। कोई भी प्राकृत संख्या हो, दो अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में उस संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं किसी भी प्राकृत संख्या को, या कोई भी प्राकृत संख्या, या आप लिख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं। देखिए सही रहेगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए n है, तो उसको आप इसके गुणन के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे 2p1 ऐसा इसकी घात के रूप में आ जाए, 3p2 ऐसे गुणन के रूप में आप 5p2 4p2 ऐसे आप लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या लेनी है तो 5p3, तो ऐसे आप व्यक्त कर सकते हैं गुणन के रूप में। जैसे अभी हम बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल मान लीजिए कि 360 है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 360 आपके पास एग्जाम्पल है। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो 180 यहाँ पर आएगा, आगे करूँगा तो कितना आएगा, 2 से जाएगा 90 आएगा, 2 से जाएगा 45 आएगा, 3 से जाएगा 15 आएगा, फिर 3 से 5 आएगा, फिर 5 से 1 आएगा। ये लो दिख रहा है ना। तो इसके रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। अब देखो ये अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में हमने किसी भी पूर्णांक को आप व्यक्त कर सकते हैं। कोई से भी पूर्णांक को अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम है। देख लीजिए अच्छे से, इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखिए कोई गुणनखंड क्या होगा, यानी किसी संख्या का, मान लीजिए आपके पास a संख्या है और इसमें b का पूरा भाग जा रहा है, तो b क्या है, देखो कोई भी संख्या a है आपके पास और उसमें किसी संख्या b का पूरा भाग जा रहा है, तो b उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे मान सकते हैं आप 25 है, 25 में 5 का पूरा भाग जा रहा है, तो 5 क्या है, उसका गुणनखंड हो गया। उसके गुणन के रूप में आप उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपकी गुणनखंड की परिभाषा होती है, जिसमें आप कह रहे हैं कि उसके गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी भी पूर्णांक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई सी भी आप संख्या लेकर देख सकते हैं, उसे आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो लिखो इसको बात। फिर हम बात करते हैं गुणन संख्याओं, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, योग कितना होगा, यानी कितने इसके गुणनखंड बनेंगे। ये संख्या आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे कि उसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं, कितने उसके गुणनखंड पॉसिबल है, उनके गुणनखंडों का योग कितना है, सम गुणनखंडों का योग कितना है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों का योग कितना है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग गुणनखंडों की संख्या व योग,
सिंपल है बात। देखो कैसे, मान लीजिए आपके पास ए कोई संख्या है और उसके अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड ही होंगे ए कोमा बी कोमा सी, ये उसके अभाज्य गुणनखंड है। और ये गुणनखंड आप गुणनखंड निकालें, जैसे 2 की पावर आपने अभी 360 का निकाला तो 2 की पावर 4 आ रहा था, वैसे ही हम मान लेते हैं कि इसकी पावर कितनी होगी, ए के बराबर मान रहे हैं तो ए की पावर पी मान लिया, बी की पावर क्यू मान लिया, सी की पावर आर मान लिया। तो इन सभी के अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है, समझना ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड है, इस चीज को ध्यान से समझना। अब इसके के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या देखिए, सभी संभव गुणनखंड कितने होंगे, देखिए सभी संभव गुणनखंडों की संख्या। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना, जो घात में आपको दे रखा है P Q R, जितनी भी आपकी घात है यहाँ पर जो आपके अभाज्य गुणनखंड है उनका प्लस कर देना है। जैसे P +1 और साथ में इनका गुणन करवाना है, Q +1 ये संख्या आ जाएगी, R +1 और जितना रिजल्ट आएगा वो इसके जितने भी संभव गुणनखंड हैं उनकी संख्या होगी। अगर मैं बात करूं, देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले गुणनखंडों का योग भी हम देख लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देखता हूं मैं। देखिए ये कैसे होगा, समझना इस बात को कि मान लीजिए आपके पास इसके अभाज्य गुणनखंड ये हैं ए बी सी, और ये पावर के रूप में आएंगे, यानी कोई भी पावर हो, 2 कितनी बार आया है, रिपीटेड हो रहा है, 2 की पावर, मान 2 गुणनखंड है तो 2 की पावर 3 आ रहा है, कोई 2 की पावर 4 आ रहा है, वही व्यक्त कर रहा है ये, तो ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। तो इसके सभी संभव गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, P +1 Q +1 R +1 और सभी का गुणन। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बढ़िया सा सिंपल सा, 50 के गुणनखंडों की संख्या व योग, 50 के, पहले योग अलग बाद में निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या, 50 के गुणनखंडों की संख्या यानी 50 के जितने भी गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो 50 के गुणनखंड पहले निकालो तो सही कौन से आएंगे, तो देखो एक 2 आएगा, 2 के बाद देखिए 5 × 5, देखो 5 2 10 और 10 5 50, तो यानी ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इनकी संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2, क्या इस रूप में लिख दिया ना मैंने, a बराबर क्या है 2, b बराबर 5 है, p बराबर 1 है, q बराबर 2 है। तो इसके सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, देखो एक एक इनकी घात में एक एक प्लस करके आपको गुणा करना है, तो 1 + 1 इंटू में 2 + 1, देखो 3 × 2 बराबर 6, इसके गुणनखंड हैं वो 6 होंगे, यानी इसके 6 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से होंगे वह भी आपको मैं दिखाता हूं। देखिए 50 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, देखिए 50 के नीचे तक दिख रहा है ना, 50 के सभी संभव गुणनखंड देखना। अब देखो 50 को एक का इसमें भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 का बिल्कुल जाएगा, 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसके बाद 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, इसके बाद 25 का जाएगा और लास्ट में 50 का खुद का। तो गुणनखंड देखो 1 2 3 4 5 और 6, देखो 6 गुणनखंड बन गए, और यही हमने बताया है कि गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। समझ रहे ना बात को, 6 गुणनखंड होंगे और 6 गुणनखंड आपने ज्ञात कर दिए हैं। अब आपसे पूछेगा कि इसके वास्तविक गुणनखंड कौन से होंगे, यानी ये तो आगे टोटल सभी संभव गुणनखंड, लेकिन पूछ ले कि वास्तविक गुणनखंड, यानी यहां पर आपसे पूछ ले वास्तविक गुणनखंड, वास्तविक गुणनखंडों की संख्या, वास्तविक गुणनखंडों की संख्या। अब देखो वास्तविक गुणनखंड कौन से होंगे, देखिए एक तो आपका एक छोड़ना है, एक जो संख्या आती है एक सभी का गुणनखंड होता है, एक और स्वयं को छोड़कर, अब देखो यहां पर एक भी है, 50 भी स्वयं खुद भी है, एक और स्वयं को छोड़कर बाकी जितने गुणनखंड हैं वो सारे क्या होंगे, आपके वास्तविक गुणनखंड होंगे। तो यानी जितना भी आपने यहां पर ये रिजल्ट आएगा उसमें माइनस अगर आप 2 कर देते हैं, यानी एक वाला ये और एक 50, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी संभव गुणनखंड। अब देखो 50 के 6 - 2 कर देंगे तो 4 इसके क्या है, वास्तविक गुणनखंड है। 4 क्या है, वास्तविक गुणनखंड। समझे ना बात को, यानी जितने भी आपके पास गुणनखंड है उसमें एक और वो जो स्वयं संख्या है उसको छोड़कर उसको घटा दो,
जितने भी टोटल सभी गुणनखंड आए हैं उनमें से ये घटा देंगे तो आपके पास वास्तविक गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपके पास। अब देखो गुणनखंडों का योग, ये तो आपने संख्या निकाल ली। अब सभी संभव गुणनखंडों का योग हम ज्ञात करेंगे। देखिए ये कैसे होगा, देखिए आपने माना था ए के जो अभाज्य गुणनखंड है ए बी सी, इसकी पावर ए पी बी क्यू और सी आर, ये आपके क्या है पावर है 3 की। अब देखो वास्तविक गुणनखंडों का योग आपको ज्ञात करना है, गुणनखंडों का योग। अब देखो गुणनखंडों का योग कैसे होगा, तो देखिए फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, ए की पावर पी, ये तो इतना है, प्लस का 1, घात में 1 जोड़ना है, माइनस पूरे रिजल्ट में से 1 घटाना है, और नीचे a माइनस का 1, a माइनस का 1 जितने भी हैं। b के लिए b की पावर q प्लस का 1 माइनस का 1, नीचे b माइनस का 1, आगे c की पावर r प्लस का 1 माइनस का 1 और नीचे c माइनस का 1। ठीक है, यानी जो ये आपके गुणनखंड थे a की पावर p, तो a की पावर p प्लस का 1 1 जोड़ना है, और यहाँ नीचे रिजल्ट में 1 घटाना है, और नीचे a माइनस 1 इंटू में b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में b माइनस का 1, c की पावर r प्लस 1 माइनस का 1, नीचे c माइनस का 1। तो ये आपके आ जाएंगे गुणनखंडों का योग। जितने भी आपके सभी संभव गुणनखंड हैं उनका योग आपके पास ये होगा। कैसे क्वेश्चन देखते हैं, अभी सभी गुणनखंडों का योग आपको निकालना है, तो उसके लिए एक आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर आपको समझाएगा। 1-2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, आपको भी घर पर ये प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। देखो अभी हमने, देखो ये फॉर्मूला याद हो गया ना, फॉर्मूला याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन वही 50 वाला, 50 के सभी संभव गुणनखंडों का योग, 50 के सभी संभव गुणनखंडों का योग। क्वेश्चन है 50 के सभी संभव गुणनखंडों का योग। अब योग पूछा है 50 के सभी संभव गुणनखंड क्या थे, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ये 50 के सभी संभव गुणनखंड थे। अब यहां पर आप तुलना कर सकते हैं उससे, a बराबर आपके पास क्या है 2 है, और a की पावर p बराबर क्या है देखो पावर 1 है, a की q बराबर b बराबर क्या है 5 है, और इसकी q बराबर कितना है 2 पावर। तो ये देखिए ये मान काट दिया आपने। अब इसका सभी संभव गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला a की पावर p, फॉर्मूला देखो अब याद करवा दूंगा मैं, a की पावर p प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन में a माइनस का 1 इंटू में b की पावर q प्लस का 1 माइनस का 1 b माइनस का 1, 2 ही हैं तो 2 तक आप निकाल सकते हैं। देखो 2 की पावर 1 प्लस का 1 जोड़ना है और 1 घटाना है, नीचे 2 माइनस का 1 करना है, इंटू में देखो b की पावर q प्लस का 1, b कितना है 5, 5 की पावर 2 प्लस का 1 माइनस का 1, और नीचे 5, b क्या है 5, तो 5 माइनस का 1 आपको करना है। ठीक है, अब देखो आगे 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया, यहीं से सोल्व करते हैं। देखो 2 की पावर 2 का मान 4, माइनस 1 करेंगे तो 3 बच गया, नीचे देखो 2 माइनस 1 1 बचा, तो यानी 3 इंटू में इसको सोल्व करते हैं। यहां देखो 5 की पावर 2 था ना, 5 की पावर 3 बच गया, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 है ना, 2 ही था ना यहाँ, 5 की पावर 3 हो गया। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, देखो 5 की पावर क्यूब है, क्यूब का मतलब 125, 5 की स्क्वायर 25 और 25 5 125, यानी 5 की पावर 3 का मान 125 माइनस 1 करना है 124, नीचे कितने का भाग दोगे 124 में 4 का भाग आपको देना है, तो 4 तिये आपका 4 तिये 124 में देना ना, तो 4 तिये 12 और यहाँ पर आ गया आपका बच गया 1, तो यानी देखिए इतना आपके पास आ जाएगा 124 भाग में 4 आपको देना है, तो देखिए 4 तिये 12 आ गया और ये आपके पास 31 बच गया, तो यहाँ इंटू में 31 देख सकते हैं कितना बचेगा 93,
ये आपका आंसर आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है आपको? ये तो देखिए, अब हम देखते हैं कि जो गुणनखंड आपके थे 50 के आपने संभव गुणनखंड किए थे, अगर उन गुणनखंडों का आप योग करते हैं क्या वापिस 93 में आता है क्या? देखो अभी मैं बात करता हूं 50 के संभव गुणनखंड कौन से थे। एक तो 1 था, ऐड करना है, एक आपका 2 था, जी था, एक 5 था, बिल्कुल था, एक आपका 10 था, बिल्कुल था, एक आपका 25 था ना, 25 था, और एक आपका 50 था। अब सभी को जोड़ते हैं, क्या 93 में आता है क्या? देखो 5 और 3 8 और यहां पर 10 18, ये हो गया 75। अब 75 में आप देखिए 8 जोड़ेंगे तो आपका 83, और 10 और जोड़ना है तो 83 और 10 93। तो आप देख सकते हैं टोटल आपका कितना आया है 93। बोलो कितना इजी तरीका है। वैसे आप नहीं निकाल सकते किसी भी, ये तो छोटी संख्या है इसलिए हमने निकाल कर देख लिया फॉर्मूला स्थापित करने के लिए, लेकिन आपको 5000 ऐसी कोई संख्या दे दे तो कैसे निकालोगे आप? सभी संभव गुणनखंड ही नहीं निकाल पाओगे, 200-300 गुणनखंड आ जाएंगे, कैसे निकालोगे फॉर्मूला? इसलिए फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो रही किसके सभी संभव गुणनखंडों का योग। अगर पूछ ले कि वास्तविक गुणनखंडों का योग क्या होगा, वही बात, वास्तविक गुणनखंडों का योग में एक तो आपका एक और जो खुद संख्या है, एक और जो खुद संख्या है उसका जो योग होगा, एक और जो खुद संख्या है उसका योग आपको जो टोटल रिजल्ट आया है उसमें से घटा देना है। यानी ऊपर है वास्तविक गुणनखंडों का योग, वास्तविक गुणनखंडों का योग, वास्तविक गुणनखंडों का योग। यानी एक तो एक और एक जो स्वयं संख्या है, तो देखो एक तो यहां पर एक, इसमें एक तो गुणनखंड ये रहा, और एक स्वयं संख्या कहती है 50, यानी 50 प्लस 1 51 घटा देना है, कितने में से 93 में से, 93 में से 51 घटा दो, और जो रिजल्ट आपके पास आएगा देखिए कितना आएगा 42 आपके पास बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया वास्तविक गुणनखंडों का योग है। ये क्या है वास्तविक गुणनखंडों का योग। ये तो हो गया वास्तविक गुणनखंडों का योग। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके अंदर कुछ चीजें और हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उसमें आपको चीजें याद करनी है। अब देखिए उसमें कुछ चीजें सीखेंगे, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग भी हम सीखने वाले हैं। क्या होता है विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग। क्वेश्चन है आपको दिया है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 के सभी गुणनखंडों की संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या। बस वही देखो फॉर्मूला डायरेक्ट मैं फटाफट करूंगा। सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, देखो 4 प्लस का 1, 1 प्लस का 1, 1 प्लस का 1, कैसे आया ये पावर p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 10, 10 2 20, आपका सभी संभव गुणनखंड हो जाएंगे। इस रिजल्ट के गुणनखंडों का योग पूछ ले कि गुणनखंडों का योग वो कैसे होगा, देखो 2 की पावर 4 प्लस का 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू में 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 नीचे और 3 माइनस 1, आगे कितना है 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 नीचे 5 माइनस का 1। समझ में आ गया ना कैसे आ रहा है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझाई है। अब फटाफट करेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में से 1 31, नीचे कुछ आएगा नहीं क्योंकि 1 बच जाएगा।
3 की पावर 2, 9 में से 1 8, 3 में से 2 गया, 2 बचेगा, 8/2 4 हो गया। 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 घटेगा 24, 24 में 4 का भाग दोगे तो 6 आएगा। तो 31 × 24 आपको करना है, 31 × 24, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 744। ये आपका आंसर आ गया। ये तो आगे सभी गुणनखंडों की योग, सभी गुणनखंडों की संख्या। यहां पे आपसे वास्तविक गुणनखंड भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के अंदर हम देखिए, विषम गुणनखंडों का योग याद करना है। यह पूछा जाता है कई बार, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग याद करना है तो आपको विषम गुणनखंड लेने हैं। विषम गुणनखंडों का योग याद करना है तो विषम गुणनखंड लेने हैं। ऊपर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई दे रहा था? विषम गुणनखंडों का योग याद करना है तो विषम गुणनखंड लेने हैं, सीधी सी बात है। जाओ, जो विषम है उसको छोड़ देना है और सम से स्टार्ट करना है। कैसे, देखिए कैसे आगे बढ़ना है। अब विषम गुणनखंड इसके अंदर कौन कौन से हैं? देखो, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सम से स्टार्ट करोगे, सम कौन सा होता है? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जहां तक है वहीं तक ऐसे आगे बढ़ता जाना है। आगे 3 की पावर 2 देता तो प्लस 3 की पावर 2 कर देते। ऐसे ही विषम वाला 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये आपके पास योग आ जाएगा क्या? 3 की पावर 0 1 प्लस का 3 इंटू में 1 प्लस का 5, तो 6 × 4 बराबर 24। तो जो विषम गुणनखंडों का योग होगा, जितने भी इसके विषम गुणनखंड बनेंगे उनका योग 24 होगा। कितना होगा? उनका योग 24 होगा। समझ में आ गया ना? यानी सबसे पहला काम क्या करना है? विषम गुणनखंड लेने हैं और विषम गुणनखंडों को यानी जो प्रसार करना है, देखिए यहां पर आप प्रसार ही करें। 3 की पावर 0 सम से स्टार्ट करना है, सम से आगे जितनी भी आपको दे रखी है, यहां पर 3 की पावर 1 दे रखा है, 3 की पावर 2 देता तो 3 की पावर 2 तक करते, 3 की पावर 3 देता तो 3 की पावर 3 तक करते। ये विषम गुणनखंडों को, सभी विषम गुणनखंडों के साथ ऐसा करना है। और देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब पूछ ले विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? यानी ये आपसे पूछ ले कि इसके अंदर विषम गुणनखंडों की संख्या आपके पास कितनी होने वाली है। तो वही तरीका आपको सेम टू सेम पता है, केवल मात्र सम को छोड़ना है, बाकी विषम वाले में वही तरीका लगा देना है जो सभी संभव गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1 + 1 और 1 + 1 कितना आएगा? 2 × 2 = 4। ये विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई। ये तो बात रही विषम गुणनखंडों का योग व विषम गुणनखंडों की संख्या। अब हम बात करते हैं सम गुणनखंडों के बारे में। ठीक है, ये पूरा आप कंप्लीट हो जाएगा आपका भी। अब हम बात करते हैं सम गुणनखंडों के बारे में। किसके बारे में? सम गुणनखंड। सम गुणनखंडों का योग। अब देखो, सम गुणनखंडों के योग में आपको सम भी लेना है, सम लेना है और विषम दोनों लेने हैं, केवल मात्र सम नहीं लेना। देखो उल्टा है, विषम में तो केवल मात्र विषम विषम ले रहे थे और सम से आप प्रसार स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन सम में सम और विषम दोनों लेना है और विषम संख्या से प्रसार स्टार्ट करना है। देखो सम के लिए लागू होगा ये। विषम संख्या कौन सी होती है? देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो विषम संख्या इसके अंदर कौन सी आएगी? 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 की पावर 2, कहां तक? 2 की पावर 4 तक, प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इतना ही लेना है क्या? नहीं लेना, साथ में विषम संख्या वाले और लेने हैं, तो ये भी लेने हैं आपको। ये देखो इनका प्रसार आपको पता है, विषम संख्या का प्रसार कैसे होगा? सम संख्या से स्टार्ट करना है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, रिजल्ट निकालो। 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस 4 प्लस का 8 प्लस का 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28 और 2 30। इंटू में देखो क्या बचेगा? ये आपने रिजल्ट निकाला था, ये आपने रिजल्ट निकाला था 24, डायरेक्ट इससे गुणा कर सकते हैं। 6 ये तो 30 हो गया, 30 × 24, तो ये 0 24 दिए 48 24 दिए 72, 720 आपके पास आंसर आ गया। अब यहां पर सम गुणनखंडों का संख्या भी आपसे पूछ सकता है। सम गुणनखंडों की संख्या देखो कैसे निकालोगे? सम गुणनखंडों की संख्या
देखो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए विषम गुणनखंडों की संख्या तो आपने डायरेक्ट निकाली थी जैसे फॉर्मूला था, लेकिन सम गुणनखंडों की संख्या में जो ये आपको P और Q दे रखे हैं उनसे आपको निकालना है। तो P तो आपको सीधा लिख देना है, बाकियों में सेम वही तरीका Q+1 R+1, ठीक है। P सेम लिखना है और Q+1 R+1। तो यहां से आप निकालेंगे P का मान कितना है 4, इंटू में Q+1 करेंगे 2 और ये 2 4 4 यानी 16 आपके पास सम गुणनखंड बनेंगे। देखो आप देख सकते हैं सम गुणनखंड, टोटल गुणनखंड थे इसके 20 और विषम आए थे 4 और 16 बने हैं आपके सम। तो 16 4 20 यानी टोटल आपके पास 20 आपके गुणनखंड बन चुके हैं। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, 20 गुणनखंड आपके बन चुके हैं, 20 गुणनखंड आपको प्राप्त करने थे। लिखो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। लिख लो, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज इसको पूरा कंप्लीट ही करेंगे अपन। लिख लिया क्या? चलिए, अब जो चीज़ें समझी हैं थोड़ा सा एक बार इस क्लास का रिवीजन कर लेना, अच्छे से नोट्स देख लेना, सही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार दिया है आपको। देखो क्या है कि 300 के सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग ज्ञात करें। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 300 के जो गुणनखंड होंगे वो बताएं क्या बनेंगे। देखो 300 को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए यहां पर ऐसे निकाल सकते हैं। 2 का देंगे 150 आ गया, फिर 2 का देंगे 75 आ गया। और देखो 3 का भी यहां पर जाएगा, 3 का कितनी बार जाएगा देखिए 25 बार, 25 3 75, और 5 का देंगे 5, और यहाँ 5 का देंगे 1 बार, ठीक। तो ये आपकी क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो यानी 2 की पावर 2 आया है, 1 आया, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये आपके गुणनखंड आ गए। अब सबसे पहला हम निकालते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, फिर उसका योग। विषम गुणनखंडों की संख्या, एक एक चीज हम निकालेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या में देखिए विषम में क्या लेना है, केवल मात्र विषम विषम वाला लेना है। विषम में क्या लेना है, केवल मात्र विषम वाला, सम का कोई जिक्र नहीं होगा, तो सम वाला छोड़ देना है। अब संख्या ज्ञात करनी है तो वही Q+1 और R+1। तो यानी देखो 1 प्लस ये घात में 1 जोड़ना है, और ऐसे ही 2 + 1 आपको करना है। तो यहाँ देखिए 2 और ये 3 इंटू बराबर कितना आ गया 6। विषम गुणनखंडों की संख्या आपके पास 6 होगी। अब ज्ञात करते हैं नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा विषम गुणनखंडों का योग, आराम से समझिएगा इस चीज को। विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, विषम गुणनखंडों का योग। सम वाले नहीं देखने, कौन से देखने हैं, विषम वाले। अब योग करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। विषम वाला जो गुणांक है उसको आपको सम से स्टार्ट करना है, प्रसार करना है सम से शुरू करके, और आपको आगे तक प्रसार इसका करना है, ठीक है। समझ रखे हैं बात को। तो सम से हम स्टार्ट करते हैं। सम देखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जहां तक जाता है 1 तक ही जाता है, तो ये आपका इतना हो गया इनटू में ये रहा विषम, यानी सम से 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है।
अब देखो यहां पर क्या आएगा, यहां 1 आया प्लस का 3 आ गया, इंटू में देखो 5, 1 आया, 1 प्लस का 5 प्लस का 25, तो ये 31 बन गया, ये 4 बन गया, 31 इंटू में 4, तो 4 एकम 4 आपके पास, 4 3 12, 124 है वो विषम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। विषम गुणनखंडों का योग की बात करें तो आपके पास कितना आएगा, 124। विषम गुणनखंडों के गुणांकों का योग अगर पूछे जाए तो वो 124 होगा, और आपसे गुणनखंड पूछे जाए विषम गुणनखंडों का की संख्या तो वो आपके पास 6 आई है। अब हम बात करते हैं सम गुणनखंडों की, ठीक है, चीजें समझ रहे हैं ना आप। अब हम बात करते हैं सम गुणनखंडों के बारे में। सम गुणनखंड देखो, सम गुणनखंडों की संख्या या योग, पहले सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। सम गुणनखंडों का योग मैंने कहा था कैसे ज्ञात करना है, योग में सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो आपके पास सम संख्या भी आपको लेनी है और विषम संख्या भी लेनी है। सम संख्या को आपको यानी सम संख्या है उसका प्रसार कहां से स्टार्ट करोगे, विषम संख्या से, और जो विषम संख्या है उसका प्रसार सम संख्या से। ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो देखो सम संख्या आपके पास ये है, तो इसके अंदर कहां से, विषम से 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इनका रिजल्ट तो आपको पता है कितना आया था, देखो याद होगा ना, 124 आपके पास अभी निकाला है हमने, और इसका देखो 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4, यानी 4 और 2 6, 124 को आपसे 124 को 6 से गुणा करना है, तो आपके पास देखिए कितना रिजल्ट आएगा, 6 चौके 24, 6 2 12 और 2 14, 6 एकम 6 और 1 744 आपके पास सम गुणनखंडों का योग आ गया। 744 है वो किसका आया है, सम गुणनखंडों का योग आया है। तो ये तो हमने निकाल लिया सम गुणनखंडों का योग। अब हम बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या कितनी बनेगी। क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल आराम से मैं चीजें समझा रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% बनेगा, तो आपको तैयार रखना है इसको। सम गुणनखंडों की संख्या, ये योग निकाल लिया। अब देखो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे। नेक्स्ट 4 नंबर पर है कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखो सम गुणनखंड कौन से होंगे आपके, सम गुणनखंड बोलो अगर आपको पता है तो। सम गुणनखंडों की संख्या अभी मैंने फॉर्मूला तय था, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो P इंटू में Q प्लस का 1 इंटू में R प्लस का 1 ये निकालना है। तो P का मान कितना, देखो जो पावरें होती हैं वो PQR होती हैं, तो P का मान 2 हो गया, Q का मान 1 है, 1 प्लस 1 आपके पास, R का मान 2 है तो 2 प्लस का 1 आपके पास। बोलो अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दुए 6, 6 दुए 12, तो ये आपके पास सम गुणनखंडों की संख्या आएगी। 12 तो ये आई है, और 6 आपके पास विषम गुणनखंड वाली आई थी, 12 और 6 18, तो 18 आपके पास टोटल गुणनखंडों की संख्या आएगी। अभी हम ये भी आप याद करके देखेंगे कि इसके अंदर कितने टोटल सभी संभव गुणनखंड हैं, सभी संभव गुणनखंड, वास्तविक गुणनखंड और उन गुणनखंडों का योग भी आपको ज्ञात करना है कि क्या सभी का वही आता है। देखते हैं 18 आता है या नहीं आता, चेक करते हैं उस चीज को। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे पहले अपन, क्या निकालते हैं, सभी संभव गुणनखंडों की संख्या अभी ज्ञात करते हैं। पहले हम निकालते हैं नंबर 5 पर सभी संभव गुणनखंडों की संख्या। सभी संभव गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सभी संभव गुणनखंडों की संख्या। देखो फॉर्मूला आपको पता है, सभी संभव गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है आपको। देखिए P प्लस का 1 इंटू में Q प्लस का 1 इंटू में R प्लस का 1। अब देखो कैसे निकलेगा, P प्लस का 1 यानी 2 की पावर 2 है, तो यानी 2 प्लस का 1 आ गया,
Q का मान 1 प्लस का 1 आ गया, R का मान 2 प्लस का 1 आ गया। फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखो, ये तो आ गया 3 इंटू में 2 इंटू में 3, 3 दुए 6, 6 3 18। अब देखो यही तो मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया था कि सभी संभव गुणनखंड हमने विषम वाले निकाले, सम वाले निकाले, दोनों को जोड़ा तो 18 आपके पास आए थे। और मैंने कहा अभी हम चेक करते हैं कि क्या सभी संभव जो गुणनखंड है आपके वो उनकी संख्या, सभी संभव गुणनखंडों की संख्या क्या आपके पास 18 आती है। तो देखिए आपने निकाला और आपके पास 18 सभी संभव गुणनखंडों की संख्या आपके पास आ गई है। मेरे ख्याल से आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। सभी संभव गुणनखंडों की संख्या ये आ गई। लिखो इसको, फिर आगे निकालते हैं कि सभी संभव गुणनखंड आ गया। अब सभी संभव गुणनखंडों का योग कितना आएगा, सभी संभव गुणनखंडों का योग कितना आता है वो भी हम रिजल्ट निकालते हैं। देखिए वहां पर आपके पास सम गुणनखंडों का योग आया था 744 और विषम गुणनखंडों का योग 124। तो देखिए टोटल कितना होता है ये 4 4 8, 4 2 6 और 7 और 1 8, 868। देखते हैं 868 आता है नहीं आता, चेक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सभी संभव गुणनखंडों का की संख्या। अब देखो अगर यहां पर ये तो हो गई आपके पास सभी संभव गुणनखंडों की संख्या, अगर यहां पर आपसे पूछ ले कि सभी वास्तविक गुणनखंडों की संख्या, यानी ये भी पूछ सकता है, बार बार ये चीजें आ रही हैं, वास्तविक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, वास्तविक गुणनखंड आपसे पूछे कि वास्तविक गुणनखंड इसके अंदर कितने आएंगे, तो मैंने वास्तविक गुणनखंडों की संख्या के लिए बताया था कि एक तो एक को छोड़ देना है, यानी शुरुआत में जो एक होता है वो सभी का गुणनखंड होता है, और एक जो संख्या आपकी स्वयं संख्या है, जो संख्या स्वयं है उसको भी आपको छोड़ देना है। तो इन दोनों को घटाने के बाद जो आपके पास मान बचेगा वही आपका क्या होगा, वास्तविक गुणनखंडों की संख्या होगी, वास्तविक गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए यहां पर 18 है, 18 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो आपके पास 16, ये 16 क्या है आपके वास्तविक गुणनखंडों की वास्तविक गुणनखंडों की संख्या आ गई आपके पास 16। ठीक है, तो ये है आपके पास सभी संभव गुणनखंड। अब हम निकालते हैं कि जो सभी संभव गुणनखंड हैं उनका योग कितना आएगा। 868 हमने सम और विषम को जोड़कर निकाला था, देखते हैं कि वो उतना आता है या कुछ और आता है, चेक करते हैं अभी इसको। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आपके गुणनखंड क्या थे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब निकालना है आपको सभी संभव गुणनखंडों का योग। सभी संभव गुणनखंडों का योग वेरी सिंपल है। देखो सभी संभव गुणनखंडों का योग आपको फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, 2 की पावर 2 प्लस का 1 माइनस 1, नीचे 2 माइनस का 1, याद है ना, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में a माइनस 1। ऐसे ही 3 की पावर 1 प्लस का 1 माइनस 1, नीचे आपके पास 3 माइनस का 1। ऐसे ही 5 के लिए आप कर सकते हैं 5 की पावर 2 प्लस का 1 माइनस 1 और नीचे आपके पास 5 माइनस का 1। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आपको मिलता है। 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7 बचेगा और नीचे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 7 इंटू में 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 में से 1 घटेगा 8 और 8 में आप 2 का भाग देंगे, 8 में आपको 2 का भाग देना है तो यानी 4 इंटू में देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 यानी 125, 125 में से 1 घटेगा 124 और 124 में आपको भाग देना है 4 का। अब देखो 4 से 4 कट गया, अब 124 को 7 से गुणा करना है तो 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 2 14, 2 16, 7 एकम 7 और 1 8, 868। देखो वही मैंने आपको कहा था कि 868 आपका आंसर आना चाहिए और 868 आपका आंसर आ चुका है, देख लीजिए। और इसमें अगर वास्तविक गुणनखंडों का योग पूछ ले
कि वास्तविक गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो 868 में से आप क्या घटाओगे, कितना घटाओगे, देखो 868 में 300 और प्लस का 1 एक वो भी घटाना है, तो 301 घटा देंगे तो आपके पास वास्तविक गुणनखंडों का योग आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कुछ आपके घातांक के नियम हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, सबको पता है ना, आधार समान होती है घातें जुड़ जाती हैं। ये छोटे छोटे आपके रूल हैं, ये आप सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और आज हमने एक बड़ी क्लास भी प्लान की है, ये देखिए 1 घंटे प्लस की क्लास हो गई अपनी। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।